हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट को, जो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है टेट एग्जाम्स के लिए। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी स्टेट टेट की, ठीक है, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी जे टेट हो सकता है, एस टेट, यूपी टेट, एस टेट या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जहाँ पे आप टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके साथ साथ उसमें यदि ग्रामर का सेक्शन पूछा जाता है, यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 में से किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको देखते हुए ये हमारा सेट आज होने वाला है। और इन पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल देखते हुए इन क्वेश्चन को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं का तत्सम रूप है। ठीक है, जो गेहूं होता है उसका तत्सम रूप क्या है। देखो, यदि हम बात करें तत्सम रूप की, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के आपके मूल शब्द होते हैं। ठीक है, जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से गेहूं का तत्सम रूप है। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर यूटेट 2023 में पूछा गया है। ठीक है, यूटेट 2023, इट मीन्स प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो गेहूं है उसका तत्सम रूप है, इनमें से कौन सा आपका गेहूं का तत्सम रूप है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका चंडूल, ऑप्शन बी है गोधूम, ऑप्शन सी है आपका गोमरा और ऑप्शन डी है आपका महिषी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है गोधूम, तो गोधूम यहाँ पर गेहूं का तत्सम रूप हो जाएगा। देखो, इससे पहले भी हमने कहा कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो गेहूं है वो एक हिंदी का शब्द हो जाएगा और जो गोधूम है यहाँ पे एक संस्कृत का यहाँ पे शब्द हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि और ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें तो जो चंडूल है आपका वो होता है आपका चावल का तत्सम रूप। ठीक है, जो चावल होता है उसका तत्सम रूप होता है आपका चंडूल। और जो गोमरा है, गोमरा होता है आपका गोबर का। ठीक है, इट मीन्स जो गोबर है इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका गोमरा। और जो महिषी है, तो जो महिषी है वो आपका तत्सम रूप होता है भैंस का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। देखो, जब भी हम उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि शब्दांश वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य या हम कह सकते हैं किसी शब्द के शुरुआत में लग करके उस पूरे वाक्य में आंशिक या पूर्णतया परिवर्तन करते हैं, उनको हम बेसिकली उपसर्ग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रतिध्वनि है उसमें कौन सा उपसर्ग है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रति, ऑप्शन बी है आपका प्रो, ऑप्शन सी है पौ और ऑप्शन डी है आपका प्रति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो प्रतिध्वनि है इसका जो उपसर्ग है वो है आपका प्रति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखो, हमें क्या करना है, हमें गंगा का पर्यायवाची जो इसमें नहीं दे रखा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इन ऑप्शंस की तो हमें पता है जो विष्णुपति है वो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची होता है, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची, सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है पुंडरीक, तो जो पुंडरीक है ये यहाँ पे कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जो कमल है वो जो आपका पुंडरीक है यहाँ पे वो कमल का पर्यायवाची होता है। इसके साथ साथ यदि हम कमल के और पर्यायवाची की बात करें तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज। ठीक है, पंकज के साथ साथ सरोज होता है, पंकज, सरोज, जलज है। ठीक है, अरविंद है, बहुत सारे आपके यहाँ पे कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहा जाता है। इट मीन्स जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम या तद्भव। ये हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी देखा था। हमने कहा था जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। उपसर्ग हमने देखा था, उपसर्ग वे शब्दांश थे जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके उसमें आंशिक या पूर्ण परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होंगे, तो किसी शब्द के अंत में इनका प्रयोग किया जाता है। देखो, हमारे लिए सबसे टफ है, हमें जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है उपसर्ग और प्रत्यय का तो हमें ये चीज़ याद नहीं रहती कि उपसर्ग का प्रयोग हम स्टार्टिंग में करेंगे या लास्ट में करेंगे। तो हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम उपसर्ग की बात करेंगे
तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के शुरुआत में होगा, है ना, स्टार्टिंग में होगा, और जो प्रत्यय है इसका जो प्रयोग है वो शब्द के अंत में होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में गलत वर्तनी का चयन कीजिए। देखो, जब भी आप कोई टेट एग्जाम देते हो तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वर्तनी वाला क्वेश्चन वहां पे रहता है। ठीक है, तो देखो अनुग्रहित, तो अनुग्रहित यहाँ पे सही है, अंत्याक्षरी सही है, उसके साथ साथ उज्ज्वल, ये हम उज्ज्वल की वर्तनी की यहाँ पे बात करें तो उज्ज्वल को हम लिखते हैं कुछ ऐसे, उ आधा ज व और ल। ठीक है, जो उज्ज्वल की वर्तनी है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, और अभ्यारण की जो वर्तनी है वो भी यहाँ पे सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अनुरक्ति का विलोम है। तो जो अनुरक्ति का विलोम है वो होता है आपका विरक्ति। ठीक है, जो अनुरक्ति का विलोम होता है वो हो जाता है आपका विरक्ति। यदि और ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें तो जो अवरोध है, तो अवरोध विलोम होता है गति का। ठीक है, जो गति होती है मोशन, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो हो जाता है आपका अवरोध। उसके साथ साथ यदि हम कर्मठ की बात करें तो जो आलस्य होता है, ठीक है, आलस्य, तो आलस्य का जो अपोजिट होता है, जो विलोम होता है वो होता है आपका कर्मठ। उसके साथ साथ यदि हम विकीर्ण की बात करें तो संकीर्ण जो होता है, ठीक है, संकीर्ण, जिसको हम बेसिकली नैरो भी कहते हैं ना, तो जो संकीर्ण है इसका जो अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विकीर्ण। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें ये चीज पता करनी है कि जो ऑप्शन आपके पास है उनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आपका तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें पता है जो तालाब का पर्यायवाची होता है वो है आपका सरसी, ठीक है, तड़ाग होता है और पोखर होता है। लेकिन जो हाटक है, तो जो ये हाटक है ये आपका यहाँ पे तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है। तो जो हाटक है ना वो होता है आपका सोने का पर्यायवाची, जो गोल्ड होता है आपका, ठीक है, सोना, उसका पर्यायवाची होता है यहाँ पे हाटक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, या तो हम कुछ ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, या इसके साथ साथ हम अकर्मक क्रिया को कुछ ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव स्वयं पे पड़े। ठीक है, कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं जिनका प्रभाव खुद पे पड़े, तो उनको हम कहते हैं अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, जैसे हम खेलते हैं ना, जैसे हम कोई प्ले करते हैं तो उससे जो प्रभाव पड़ेगा तो हमारी बॉडी पे पड़ेगा, है ना। हम स्लीप कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, तो सोने की कंडीशन में भी जो प्रभाव पड़ेगा वो आदमी पे खुद पे पड़ेगा। डांस कर रहा है आदमी, नाच रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो प्रभाव पड़ेगा क्रिया का वो खुद पे पड़ेगा। इट मीन्स जो ये तीनों ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे तीनों क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरासत शब्द का अर्थ है। तो विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, या मूल्य देकर खरीदा हुआ। आपने ये वर्ड जनरली सुना होगा। तो विरासत शब्द का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त। ठीक है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके प्राप्त, उनसे प्राप्त जो भी चीजें है ना, जो भी एसेट होता है, जो संपत्ति होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिनको हम विरासत के रूप में मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। ठीक है, 100 अजान और एक सुजान के रचनाकार का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वो आपके 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।